सुप्रभात सभी को। मेरा नाम इलियास सर है। बच्चों, आज हम स्पर्श किताब से 10वीं कक्षा की 5वीं कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम पर्वत प्रदेश में पावस और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवि का परिचय। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ। गांव कोसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। रचना प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद कविता, साहित्य, नाटक, कहानी आदि। विचार मार्क्स और गांधीवादी की झलक दिखाई देती है। पुरस्कार 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्माना। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ। कविता का सार। इस कविता में कवि हमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हैं। पर्वत पर हजारों फूल खिल रहे हैं। लगता है वे पर्वत की आंखें हो। इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखला रहे हैं। कविता का पहला पद। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मिकलाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस पद के शब्दार्थ। पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। वेश, वेश यानी रूप। मिखलाकर, मिखलाकर यानी पहाड़ की ढाल। सहस्त्र, सहस्त्र यानी हजार। अवलोक, अवलोक यानी देखना। महाकार, महाकार मतलब विशाल आकार। दर्पण, दर्पण यानी आईना। इस पद का अर्थ ये होता है, कवि कहता है पर्वतीय क्षेत्र था। वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। सामने विशालकाय पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक फैला था। उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आंखें थी। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार हजार आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था, जो दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। कविता का दूसरा पद। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मंद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस पद के शब्दार्थ। मद, मद यानी मस्ती। झाग, झाग यानी
फैन, उर, उर यानी दिल, उच्चाकांक्षा, उच्चाकांक्षा यानी ऊंचा उठने की कामना, निर्वर नभ, निर्वर नभ यानी शांत आकाश, अनिमेष, अनिमेष यानी एकटक। इस पद का अर्थ ये होता है, कवि कहता है, पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं, मानो ये मोतियों की लड़ियां हो। ये झरझर के ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षा के समान लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हों। कविता का तीसरा पद, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र, खेलता इंद्रजाल। इस पद के शब्दार्थ, पारत के पार, पारत के पार यानी धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष, रवशेष यानी केवल आवाज का रह जाना, सभय, सभय यानी भय के साथ, शाल, शाल यानी एक वृक्ष का नाम, जलद यान, जलद यान यानी बादल रूपी, विचर, विचर यानी घूमना। इस पद का अर्थ ये होता है, कवि कहता है, लो उधर देखो, लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। आशय यह है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं, यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं। बस उनकी झरझर आवाज शेष रही है। तुरंत बाद उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे हुए हैं कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में दस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है, मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपनी जादुई खेल दिखा रहा है। आशय यह है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं।